बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जुड़ी हुई पल की सारी बड़ी अपडेट सदा के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन को फिर से भारी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे एक दिन में अचानक मोदी कर रहे थे बिहार के लोगों को संबोधित और 3 नेताओं ने अचानक से राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से ये नेता है और बीजेपी के विधायकों का बिहार के गाँव गाँव जाना हो रहा है मुश्किल। बताएंगे एक और विधायक को जनता ने घेर लिया दोस्तों, इसके बाद जैसे तैसे वहां से उन्हें भागना पड़ा। बताएंगे क्या है ऐसा पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में किशनगंज के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिली है एक बड़ी सफलता। बताएंगे कौन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस का सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमला। बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा दिखाते हुए 1,88,000 नाम ऐसे जो लिस्ट में 2 बार दर्ज हैं। बताएंगे कौन से ये आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी पल पल की पूरी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव की अलग जग चुकी है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी बीते दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। मोदी दे रहे थे भाषण और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी का खेल खत्म करने में लगी हुई है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल को 3 बड़ी सफलताएं मिली है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में जनता दल यूनाइटेड के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और उनके साथ में बीजेपी के नेता राम केवल गुप्ता और हरिनंद ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है दोस्तों। आरजेडी की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है दोस्तों। इस मिलन समारोह में प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश के महासचिव डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता उपस्थित नजर आए और इस दौरान रणविजय साहू ने कहा कि तेजस्वी यादव के द्वारा तैयार किए गए रोड मैप ने सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया और ये सभी के सभी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये तीनों नेता ऐसे समाज से आते हैं जिन्हें लेकर तथाकथित गोदी मीडिया में दावा किया जाता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करते, लेकिन बड़ी बात यह है कि सवर्ण समाज के लोग भी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को इस बार अपना समर्थन दे रहे हैं दोस्तों। यही संकेत है कि बिहार परिवर्तन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब जुमलेबाजी का दौर चला गया है, अब बिहार विकास के लिए आगे बढ़ना चाहता है, बिहार में युवा नेतृत्व की जरूरत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का गांव गांव घुसना दूभर हो चुका है दोस्तों। पहले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का जोरदार विरोध करते हुए कई किलोमीटर तक उनको खदेड़ा गया था दोस्तों। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वीडियो भी वायरल हो गया है दोस्तों। खबर भागलपुर जिले से सामने आई है, जहां पर कहलगांव से बीजेपी के विधायक पवन यादव क्षेत्र में जनता से मुलाकात करने के साथ ही एक शिलान्यास करने के लिए गए थे दोस्तों। और रोड का काम करवाने से पहले ही पट्टिका लगाकर उस पर लिख दिया गया था कि काम संपन्न हो गया है, यानी रोड बना नहीं था लेकिन पत्थर लगाकर लिख दिया गया था कि रोड पूरा बन चुका है। इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया कि नेताजी जब रोड बना ही नहीं तो फिर आप पत्थर पर यह क्यों लिखवा रहे हैं कि रोड का समापन हो चुका है, बताइए इस पर जवाब दीजिए। तो बीजेपी के विधायक के पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। वो युवक से भिड़ने लगे और उल्टी सीधी बातें युवक को बोलने लगे। इसके बाद सारे ग्रामीण युवक के साथ आकर खड़े हो गए और बीजेपी के विधायक को जमकर खड़ी खोटी सुनाई दोस्तों। इसके बाद भाजपा का विधायक यहां से 9-2-11 होता हुआ दिखाई दिया और आरजेडी ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस मामले को लेकर भाजपा को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है दोस्तों। आपको बता दें कि इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन किसी दमदार उम्मीदवार को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी से यह सीट छीन सकता है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी, कहलगांव की सीट से जुड़ी जानकारी सामने आती रहेगी, अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक के बाद एक कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का दौर लगातार जारी रखा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद से एक लहर आ रखी है कांग्रेस पार्टी में नेताओं की शामिल होने की दोस्तों। इसी लहर में किशनगंज के पूर्व विधायक 2019 के उपचुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते कमरुल होदा अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम से जीत कर विधायक बने। सीमांचल क्षेत्र में उनकी पहचान स्थानीय मुद्दों और विकास एजेंडों पर सक्रिय रही है दोस्तों। उनको स्थानीय स्तर पर अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सीमांचल क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है तो लिखिएगा तो जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा देखिए, 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3,76,000 के आसपास है। इसमें से करीब 1,88,000 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज हो रखे हैं। और ये जो दावे किए गए हैं दोस्तों, ये पूरी तरीके से खोजी रिपोर्ट के आधार पर है, यानी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का एक वेबसाइट है जहां से ये पूरा रिपोर्ट दिया गया है दोस्तों। और रिपोर्टरों ने मिलकर यानी पत्रकारों ने मिलकर ये पूरा खुलासा किया है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर
अंदर 1,88,000 नाम उन्होंने डुप्लीकेट नाम देखे हैं जो लिस्ट में दो बार है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, अगर दो बार लोगों के नाम लिस्ट में है तो इसका मतलब जो रियल व्यक्ति है, जो असली व्यक्ति है, उसका नाम क्या लिस्ट से काट दिया गया है और क्या फर्जीवाड़ा करने की ये पूरी कोशिश है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि 1,88,000 बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2 लाख के आसपास ये नाम है दोस्तों, जिसमें से अगर 50-60 हजार भी लोगों ने डबल वोट डाल दिया तो पूरा गेम का समीकरण बदल जाएगा। पिछली बार आरजेडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में वोटों का अंतर मात्र 12,000 वोटों का था दोस्तों, और ऐसे में इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर होना, और वो भी दोस्तों एसआईआर होने के बावजूद, यानी अभी तुरंत एसआईआर हुआ उसके बाद ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादातर वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़े आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के चुनाव आयोग ने खेड़ा को तलब किया है दोस्तों। दिल्ली के चुनाव आयोग ने ये नोटिस उनको भेजते हुए 8 सितंबर को दिन के 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए बोला है। दरअसल पवन खेड़ा को लेकर टिप्पणी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने अपने नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत कराया है। नोटिस के अनुसार पवन खेड़ा नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है। नोटिस में लिखा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यानी दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से अचानक से ये मुद्दा उठाना और वो भी पवन खेड़ा के खिलाफ उठाना, इससे पता चलता है कि पवन खेड़ा जो बिहार में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद ये नोटिस जारी करना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पर्सनल दुश्मनी दिखाता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये कोई सहयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है जिसके तहत कहीं ना कहीं पवन खेड़ा पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ठान रखा है कि जब तक एसआईआर के मामले पर शुद्ध स्पष्टीकरण, साफ स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक ये लगातार जारी रहेगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण आंदोलन के आगे देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई है दोस्तों। सरकार ने आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मनोज दरांगे पाटिल पर अधिकांश मांगे मानने का दावा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि हैदराबाद के गजट के द्वारा जारी किए गए मराठा समाज को कुनबी जाति पर दर्जा देने की भी मांग इसमें शामिल है। दरांगे पाटिल ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण की मांग पर सरकारी आदेश यानी जीआर जारी करती है तो हम आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। दरांगे ने अपने समर्थकों के समक्ष समिति के मसौदा बिंदुओं को पढ़ा है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि समिति ने हैदराबाद के राजपत्र के कार्यान्वयन को स्वीकार कर लिया है और तात्कालीन जीआर जारी किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों जीत के दावे करते हुए मनोज दरांगे पाटिल आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कितना भरोसा किया जाता है एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कई बार बीजेपी के लोगों के द्वारा वादे किए जाते हैं और बाद में उन वादों से मुकर जाते हैं, तो एक तरीके से लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। लेकिन मनोज दरांगे पाटिल की बात सुनते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया है दोस्तों। कैबिनेट उप समिति ने हैदराबाद गजट के आधार पर पात्र मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जीआर जारी करने पर सहमति जता दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुनबी मराठा कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी और दस्तावेज सत्यापन के बाद लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अब इसे लेकर ओबीसी समाज विरोध कर सकता है, क्योंकि कुनबी सर्टिफिकेट के तहत ओबीसी समाज का आरक्षण मराठा समाज को आराम से मिल सकता है, जिसके कारण ओबीसी समाज के लोग अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक और बड़ा आंदोलन हो सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने पार्टी के एमएलसी के कविता को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है दोस्तों। ये निर्णय उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने लिया है। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हालिया टिप्पणी के मद्देनजर के कविता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। के कविता ने हालिया दिनों में आरोप लगाया था और कहा था कि पार्टी में चल रही पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण बीआरएस पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसमें कई सारे पुराने लोग शामिल है जो पार्टी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो कहीं ना कहीं केसीआर को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। के कविता लगातार ये आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने की एक बड़ी साजिश चल रही है बीआरएस के अंदर में और इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। केसीआर के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आगामी 9 सितंबर को वोट कराए जाएंगे। दोस्तों मतदान से पहले विपक्षी खेमे इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने सभी समर्थक सांसदों को पार्टियों को पत्र लिखा है। दोस्तों उन्होंने सांसदों के पत्र के माध्यम से संवैधानिक पद पर चुनाव को लेकर हो रही बहस पर अपना जवाब दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं कि अगर दोनों उम्मीदवार बोले तो बहस हो सकती है। हमारा देश बहुसंख्यकवादी नहीं है। संविधान किसी को शक्ति नहीं देता, उसका काम शक्ति को सीमित करना है। संविधान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली में कमी है। यानी चुनाव आयोग को लेकर हालिया दिनों में उठे सवालों को लेकर जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग को किस तरीके से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। दोस्तों और उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान के अंदर जितनी भी ताकतें हैं, संविधान में जितनी भी शक्तियां एक उपराष्ट्रपति को दी जाती है, उस सारी शक्तियों का सही से इस्तेमाल मैं करूंगा। अगर मुझे उपराष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाता है तो मैं संविधान की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से अडिग रहूंगा। 79 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2011 में रिटायर्ड हुए थे। दोस्तों आंध्र प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। उन्होंने अपने न्यायिक करियर में कई सारे अहम फैसले लिए हैं। दोस्तों ऐसे में आंध्र प्रदेश और जो गुवाहाटी खासकर कह लीजिए कि असम के सांसद हैं, उनके लिए मौका है कि वो अपने पुराने जज के समर्थन में वोट करें और दोनों जगह एनडीए गठबंधन के ज्यादा सांसद है तो उनके पास मौका है कि वो पार्टी हित से ऊपर उठकर जनहित में काम करे और संविधान की रक्षा करने वाले एक जज को समर्थन करे जिन्होंने अपने पूरे करियर में संविधान की रक्षा की है। दोस्तों वो जानते हैं कि कैसे संविधान की रक्षा की जाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्णिया में पप्पू यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले तो इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है। महात्मा गांधी ने भी कई बार यात्राएं की, उनकी यात्रा से देश को फायदा हुआ है। इसी तरीके से निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्राएं भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है और इन यात्राओं से जनता को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति मिला है। सांसद पप्पू यादव ने आगे राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि मौजूदा समय में देश में किस किस तरीके की समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए राहुल गांधी यात्राओं पर जोर दे रहे हैं, जिसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा उदंडता देखने को मिल रही है। दोस्तों ऐसी ही एक उदंडता बीजेपी के लोग उत्तराखंड के देहरादून में करते दिखाई दिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अटैक करने के लिए बीजेपी के लोग गुट बनाकर पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता और स्थानीय नेतृत्व के लोग मौजूद थे। दोस्तों सबने जोरदार तरीके से भाजपाइयों का विरोध किया और बैरिकेडिंग्स के बाहर ही बीजेपी वालों को रोक दिया। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने भाजपाइयों पर लाठी चलाकर उनको पूरी तरीके से पीछे धकेला। कुल मिलाकर राहुल गांधी के मंच पर एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा दिए गए उल्टे सीधे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का बयान बताकर सिंपैथी के वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों नरेंद्र मोदी भी बिहार के लोगों को जब वर्चुअल बयान दे रहे थे तब भी वो बीते दिन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनकी मां को गाली दिया गया। यानी पूरे बिहार के चुनाव में जिसमें बेरोजगारी से लेकर युवाओं के अच्छे भविष्य के मुद्दे से लेकर रोड और तमाम ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन घूम फिरकर बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे दिया, उनके परिवार के लोगों को गाली दे दिया। इसके इर्द गिर्द चुनाव करवाना चाहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इनके बारे में, भाजपाई लोगों के मानसिकता के बारे में जो पूरे मुद्दे को भटकाकर कहीं से कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जैसा कि सब लोगों को उम्मीद थी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिहार के राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। दोस्तों इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया। दोस्तों 105 करोड़ रुपए की धनराशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया गया, जिसके तहत मोदी सरकार ने कहा कि भारत के विकास का एक बड़ा आधार महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी है। उनके जिंदगी से हर तरीके की मुश्किलें दूर करने का यह प्रयास है। नरेंद्र मोदी इस दौरान राजनीति करना भी नहीं छोड़ते। दोस्तों नरेंद्र मोदी कहने लगते हैं कि बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि देश की हर मां बहन बेटियों का अपमान है। मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर बुरा लगा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में बिहार की लाखों माताएं बहनों के मैं दर्शन कर रहा हूं, तो आज मेरा मन और ज्यादा दुख उससे साझा करने का हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिंपैथी का कार्ड खेल रहे थे और इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहुत बुरा लगा है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जब भी ऐसी बातें करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने गाली दी उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस
पार्टी ने उससे अपने आप को दूर किया है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें करके क्या देश के असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं? बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, उस पर नरेंद्र मोदी चर्चा क्यों नहीं करते? केवल एक रेल देकर पूरे बिहार के लोगों को मुफ्त क्यों बना रहे हैं? और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार के लोगों के जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा कौन करेगा? उस बात को लेकर प्रधानमंत्री को कब दुख होगा कि बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिहार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, लोगों की सबसे ज्यादा गरीबी है, बिहार में सड़कों का बुरा हाल है, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार सबका बुरा हाल है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को इन मुद्दों पर कोई दुख दर्द नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अगर बिहार की महिलाओं को इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके लोगों को गालियां दी गई, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी दुख होना चाहिए कि बिहार इतने बुरे दौर से क्यों गुजर रहा है, बिहार में इतने बुरे हालात क्यों हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दोनों तरीके से प्यार प्रेम होना चाहिए तभी जाकर कुछ होगा। एक तरफा अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिहार के लोगों को दुख होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के दुख में शामिल नहीं होंगे, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 20 साल का हिसाब किताब दे दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बताए कि आखिर बिहार के लोग इतने दुख में क्यों हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की हरियाणा सरकार की राजनीतिक शत्रुता देखिए। दरअसल हुआ यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है दोस्तों। हरियाणा सरकार के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं बाढ़ के कारण, यानी 5 करोड़ रुपए दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा भगवत मान को, यानी पंजाब की सरकार को दोस्तों, और दूसरा जम्मू और कश्मीर को 5 करोड़ रुपए दिया गया है। लेकिन हरियाणा से ही सटा हुआ राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आपदा आई हुई थी। आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है दोस्तों। उसे लेकर एक रुपया बीजेपी की हरियाणा सरकार का नहीं निकला, यानी क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो पैसा नहीं दे रहे हैं। बेशक 5 करोड़ का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इस लेवल की आपदा है, लेकिन फिर भी एक समर्थन के तौर पर जो राशि दी जाती है वो भी ये देखकर दिया जा रहा है कि वहां पर किसकी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी, और उसके लोग किस तरीके से किस मानसिकता के साथ काम करते हैं, उसका यह जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है दोस्तों। बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को ड्यूटी पर लगा रही है और कई सारी बैठकें भी हुई है। ऐसे में एक खबर काफी दिलचस्प है दोस्तों। जानकारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जवाल और आईटी सेल के प्रमुख और सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक हस्के को बिहार चुनाव में ड्यूटी पर लगा दिया है। जानकारी के अनुसार दीपक हस्के बिहार में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आईटी सेल के साथ मिलकर वहां पर सियासत के हिसाब से पोस्टर, मीम और नारे बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार करवाएंगे दोस्तों। दो शब्द इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन के अंदर दोस्तों आपसी विवाद इतना ज्यादा है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। ताजा एग्जांपल सामने आया है एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ दोस्तों, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के मामले को लेकर कहा कि सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है, ये विषय उचित फोरम पर ही उठाया जाना चाहिए। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बैठक करने जा रही है दोस्तों, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के बुधवार यानी आज होने वाली बैठक को लेकर कहा कि यह आंतरिक प्रक्रिया है जिसे पालन किया जा रहा है और जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती की ओर से चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री का पोस्ट मांगा गया था दोस्तों। ऐसे ही जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी के लिए सीटों की दावेदारी करते हुए कहा था कि वो 20 सीटों से नीचे समझौता नहीं करेंगे। दोनों पार्टियों के अपने अपने तरीके के दावे हैं और उपेंद्र कुशवाहा इन्हीं दावों पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधते हुए कहते हैं कि सड़कों पर चर्चा करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, अगर कुछ फायदा मिलेगा तो जो असली चर्चा है उसके थ्रू मिलेगा, यानी बातचीत होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन के फोरम पर, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आईना दिखाने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। देखते हैं इस पर उपेंद्र कुशवाहा को क्या कोई करारा जवाब दिया जाएगा या फिर इस बात को स्वीकार कर लेंगे चिराग पासवान की पार्टी के लोग और जीतन राम मांझी। दोस्तों दो शब्द आप इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान को स्टैब्लिश करने वाले सांसद के तौर पर चुनाव जीतने वाले आजाद समाज पार्टी काशी राम के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी को लेकर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2025 यानी इस साल का बिहार का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने जा रही है। सारी की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पिछली बार इन्होंने एक गठबंधन बनाया था दोस्तों, उस गठबंधन में पप्पू यादव के साथ थे और ऐसे में एक अच्छा खासा समीकरण उन्होंने
प्रभावित भी किया था, लेकिन इस बार उनके अकेले चुनाव लड़ने के दावे से क्लियर हो गया है कि उनके अब चुनाव लड़ने से एक आध दो सीटों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी वैसे जो सीटें हैं दोस्तों जहां पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अच्छे तरीके से चुनाव लड़ता है, शायद वहां पर वो ज्यादा दिक्कतें ना करे, लेकिन बीएसपी भी अलग चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी वोट कटेंगे उतने इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होने वाला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सारी छोटी बड़ी पार्टियों सबको साथ में लेकर इंडिया गठबंधन को चलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने में मिलेगा, मुझको प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि देश की सड़कों पर तख्ती लेकर खड़े इन युवाओं का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बताता है कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।